हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस को पूरा डिटेल्स से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जो है क्या होते हैं और ये कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है, पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे विथ डायग्राम। तो आज का इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो है ये आपको पूरा डिटेल इसमें नोट्स के साथ सारा चीज़ आपको जानकारी इसमें मिलेगा, तो इसको बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही हमारा वीडियो पहुंच सके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे पास केंद्रक, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो केंद्रक क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे इसमें। तो हमने लिखा है यहाँ पर कंट्रोलिंग रूम ऑफ सेल। तो ये जो है कंट्रोलिंग रूम होता है सेल का। जैसे हमारे पास एक कोशिका है, इस तरह से हमारे पास कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो हमने जो अभी तक आपके पूरा सेल ऑर्गेनिल्स को यहाँ पर देख लिए थे, बचा सिर्फ क्या है हमारा न्यूक्लियस बचा है। तो न्यूक्लियस का कहा जाता है आपका कंट्रोलिंग रूम ऑफ सेल कहते हैं। मतलब ये जो पूरा सेल है, ये सारा जो सेल है उसका कंट्रोल कौन करेगा, इसी न्यूक्लियस के द्वारा उसका कंट्रोल जो है उसमें होता है। तो कैसे उसका कंट्रोल होता है उसको हमको भी समझना है। तो इसको जो है सबसे पहले प्रयोग करके किसने बताया था, तो एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग। हैमरलिंग साइंटिस्ट ने जो है एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग करके बताया कि जो है न्यूक्लियस का आकृति कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें रहते हैं, उनको उन्होंने बताया था हैमरलिंग ने, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें सबसे पहले लुयन हॉक ने जो है आपका 1700 में सैलमॉन नामक फिश में इसके जो ब्लड सेल है वहाँ से इसके न्यूक्लियस को देखा था। एक फिश होता है जिसका नाम होता है सैलमॉन, तो उसके फिश में जो ब्लड पाया जाता है तो ब्लड में जो है उसके न्यूक्लियस को वहाँ पर उन्होंने देखा था। लेकिन रिकॉर्ड कब किया गया था, तो सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया आपके रिपोर्ट के रूप में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको जो है सन 1831 में प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड के रूप में इसको रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था सन 1831 में, ठीक है ना। और इसीलिए इनको जो है आपको मान्यता दिया जाता है, या इसी को जो है न्यूक्लियस की खोज किसने क्या कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन को जो है वो कहा जाता है। लेकिन जो है आपको ल्यूएन हॉक ने इसको जो है 1700 में ही देख लिया था, लेकिन उन्हें इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड नहीं तो उसका कोई भी एविडेंस नहीं हमारे पास है ना। अगर रिकॉर्ड करके उसको जो है सबमिट किए रहते तो उनका ये लाभ मिलता, लेकिन वो तो रिकॉर्ड नहीं किए। रिकॉर्ड किसने किया हमारे पास जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया सन 1831 प्रस्तुत किया, तो उन्हीं के नाम से इसको जानते हैं। फिर है न्यूक्लियस की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियो का मतलब सीधा सा होता है न्यूक्लियस, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है कैरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें और बात करें तो ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक में जो है आद्य न्यूक्लियस पाया जाता है। आद्य न्यूक्लियस होता है मतलब इसके चारों ओर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसमें अभाव होता है, जिसके कारण से इसको जो है न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास न्यूक्लियोइड्स, तो न्यूक्लियोइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम पूरी तरह से इसमें न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, कारण क्या है इसमें जो है आद्य न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर बोलते हैं हमारे पास यूकैरियोट में जो है प्रेजेंट, बट ह्यूमन की जो आरबीसी होता है उसमें एब्सेंट रहता है। ह्यूमन जो आरबीसी है उसमें नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स में तो होते हैं लेकिन ह्यूमन के जो आरबीसी उसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, एब्सेंट वो जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस की जो ओरिजिन है पूर्व में प्रेजेंट न्यूक्लियस से ही हुआ है, ठीक है। इसने कहा था आपके स्ट्रासबर्गर ने इसको कहा था जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसकी ओरिजिन जो है पहले से हमारे बॉडी में जो न्यूक्लियस है उसी से उसका होता है। जैसे कि अब समझाने जाएं तो ये हमारा ले लेते हैं, ये हमारा सेल हो गया। सेल के अंदर ये पहले से उसमें न्यूक्लियस है, जब इसका डिवीजन होगा चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस डिवीजन हो तो इसके फलस्वरूप जैसे अगर माइटोसिस होता है तो दो कोशिका का निर्माण होगा। तो दो कोशिका का निर्माण होगा तो इसके अंदर भी आपके न्यूक्लियस रहेगा ना। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, जो पहले था वो आज भी है। तो पहले कोशिका से ही नए कोशिका जब बने तो उसमें भी आपका न्यूक्लियस वो रहा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या करते हैं, पहले कोशिका का ही इसमें जो है वो ओरिजिन, जितने भी न्यूक्लियस होता है उसके पूर्व में जो स्थित न्यूक्लियस होते हैं उसी से इसके ओरिजिन जो है वो होता है, ऐसा उन्होंने कहा था स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। फिर इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज जो रहता है हमारे पास 5 म्यू से जो है 30 म्यू के इसके साइज जो है वो होते हैं, ठीक है। अब सेब की हम इसमें बात करें तो सेब हमारे पास जो है आपका राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलोंगेटेड, ये उनका सेब जो है इसमें हो सकता है न्यूक्लियस का। तो अलग अलग में उसका सेब जो है आपको अलग अलग इसमें मिलेगा, वेरिएशन मिलेंगे।
अब देखते हैं नंबर की बात करें तो अगर एक सेल में अगर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। जैसे कि अधिकतर जो सेल हमारे पास पाए जाते हैं उसमें केवल एक ही न्यूक्लियस रहता है। ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर एक ही इसमें न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा हमारे पास, मोनोन्यूक्लिएट। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट। अब कहीं कहीं पे जो है आपको डाइन्यूक्लिएट यानी कि बाइन्यूक्लिएट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपके दो न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है। एक सेल में जो है दो न्यूक्लियस उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, तो हमने लिखे हैं दो न्यूक्लियस प्रति सेल। एग्जाम्पल के तौर पर आपका पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में आपका क्या होता है, आपके दो न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ध्यान रहे आपको जब भी एग्जाम्पल लिखना है तो आपको EX अब नहीं लिखना है, EX जो है वो गलत हो जाता है आपको क्या लिखना है, EG लिखना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल होता है इसका मतलब। तो आपको जब भी लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, EG लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका EG, हमने यहाँ पर लिखे हैं, देख सकते हैं आप। तो पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से पॉलीन्यूक्लिएट में क्या होगा, जिसमें आपका मुक्त केंद्रीय विभाजन से बनता है। इसका मुक्त केंद्रीय विभाजन, जब इसका डिवीजन होगा तो इसका जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो होगा इसमें मुक्त, फ्रीली उसमें डिवीजन होता है, जिसके कारण से जो है इसमें ऐसा कंडीशन उसमें पैदा होता है। अब देखते हैं हमारे पास इसका केमिकल कंपोजिशन की, जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जो न्यूक्लियस उसमें क्या क्या पाए जाते हैं केमिकल कंपोजिशन में। तो इसमें प्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्लस आपके DNA एंड RNA होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके या तो आपके पाए जाएंगे इसमें प्रोटीन होगा, फॉस्फोलिपिड होंगे, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, प्लस आपके जो है DNA एंड RNA वो जो है वो पाए जाएंगे। तो अलग अलग एनिमल्स में जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो जैसे कि DNA हो गया, RNA हो गया, तो सब में जो है DNA RNA उसमें तो अलग अलग इसमें जो है पाया जाता है। साथ साथ इसमें फॉस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये सब अलग अलग उसमें जो है वो होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर के बेस के आधार पर जैसे चार इसको सब स्ट्रक्चर में इसको बांटा गया है। मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसमें चार चीज़ें पाए जाते हैं, मेनली चार चीज़ें। पहला होगा हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा रहता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा एक प्रकार का प्रोटोप्लाज्मा के ही भाग होता है। साथ साथ जो तीसरा रहता है इसमें हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं। तीसरा क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स। एंड चौथा होगा हमारे पास न्यूक्लियोलस। तो इसमें चार प्रकार से मिलकर जो है बना हुआ रहता है। इन चारों को हमको पढ़ना है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, दूसरा हमारे पास जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, तीसरा हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे और चौथा हमारे पास होगा न्यूक्लियोइड्स हो गया यानी कि न्यूक्लियोलस होगा। तो इन सबको हमको पूरा बारी बारी से इसमें जो है वो देखते हुए जाना है। तो देखो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था इंटरफेस में न्यूक्लियस की स्टडी जो है आपका की स्टडी किया था हमारे पास डी रॉबर्ट्स ने इसको जो है वो स्टडी किया था सन 1971 में इसको प्रस्तुत किया और इसका विवरण भी उन्होंने वहीं पर उन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने किया था हमारे पास जब इंटरफेस अवस्था होती है तो इंटरफेस अवस्था में आपका डी रॉबर्ट्स ने इसका जो है वो प्रयोग किया था और उनका अध्ययन किया सन 1971 में और विवरण इसका प्रस्तुत पूरी तरह से उन्होंने किया था। अब इसमें देखना है हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो आप लोग तो है बहुत बार देख चुके होंगे लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। जो न्यूक्लियस रहते हैं केंद्रीय क्या रहते हैं, है ना, केंद्रक रहते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से इसमें दिखाई वो देता है, जिसके अंदर में ये चारों तरफ से उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन होता है। इसके ऊपर जो है चिपका हुआ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपका है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड जो है इनर मेम्ब्रेन होता है। और इनके अंदर आपके जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से साइटोप्लाज्म इसमें चारों तरफ पाए जाते हैं और इसके अंदर आपके क्रोमेटिन का नेट होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से ऐसा घुमा घुमा हुआ संरचना। तो यह आपके क्रोमेटिन का नेट इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो चारों ओर से इसमें क्रोमेटिन का नेट हमारे पास इसमें देखने को हमको मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। तो ये है आपको न्यूक्लियस भी इसमें देखने को मिलेगा। राइबोसोम एंड जो है आपका यहाँ पर लिखा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो कैसा है, अब इसको हमको पूरा डिटेल्स इसमें समझना है। हमने इसका पूरा यहाँ पर विथ डायग्राम के साथ मैंने पूरा इसमें ड्रॉ करके आपको बना कर लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से इसमें वो समझ आए, आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। ये मेरा कोशिश हमेशा रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसका अन्य नाम हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं आपका कैरियोथिका एंड जो है न्यूक्लियर इन्वोलॉप के नाम से इसको जानते हैं। कैरियोथिका कहते हैं। कैरियोथिका का मतलब ये है, कैरियो मतलब क्या हो जाएगा उसका न्यूक्लियस, थीका का मतलब होता है उसका लेयर, तो यानी कि उसकी परत, ठीक है।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों ओर जो है दोहरी झिल्ली होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम हमने बनाया है, साथ साथ आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दोहरी झिल्ली है। एक जो है आपका बाहर की तरफ है ये वाला, और एक जो है आपके अंदर की तरफ है, तो दो झिल्ली इसमें पाया जाता है। इसी को तो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोहरी झिल्ली होती है, तो इसकी खोज जो है आपका जो है इक्रब ने इसको जो है खोज किया था। आपके सन 1845 में इसको जो है वो खोज किया गया था, इक्रब के द्वारा इनको खोजा गया था। आपको इसको याद रखेंगे। और उसके बाद देखते हैं इसमें, तो चारों ओर से इसमें जो है आपका पाए जाते हैं मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन जो है आपका दो मेम्ब्रेन इसमें होता है। पहला है आपका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दो प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं, आउटर की तरफ और इनर की तरफ। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं आपका पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन की जो हमारे पास लेंथ होती है वो है हमारे पास 75 टू 90 एंगस्ट्रॉम की इसकी जो है वो लेंथ होती है, इसकी मोटाई होती है। उस तरह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसका भी सेम टू सेम रहेगा, दोनों का कितना 75 टू 90 एंगस्ट्रॉम इसका जो है वो आपका रहेगा इसमें। और इनके बीच में जो है एक स्पेस पाए, जैसे ये गोला है इस तरह से, तो इसके चारों ओर आपके पाए जाएंगे इस तरह से, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में ये स्पेस है, तो इस स्पेस को बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जिसकी जो है आपका चौड़ाई कितना रहेगा, आपका 100 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी जो है वो चौड़ाई रहती है। साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कुछ स्थानों पर पोर्स हैं, मतलब कुछ स्थानों पर गैपिंग है, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो उसको बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पोर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमने इसमें और कुछ चीज़ें लिखे हैं इसको, तो आपको फिक तो आपको समझ में आएगा डायग्राम। आउटर मेम्ब्रेन जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सतत रूप से जुड़ा हुआ रहता है, और इसके ऊपर आपके राइबोसोम होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम होता है, और ये जो है आपका 75 से 90 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए आउटर जो है मेम्ब्रेन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैचमेंट हुआ है, और इसके ऊपर आपके राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में मतलब एक आपका खरदूरा, यानी कि खुरदुरा स्ट्रक्चर इसमें देखने को आपको मिलेगा, ये खुरदुरा होते हैं। ठीक है, उस तरह से आपका जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी भी मोटाई आपका कितना होगा 75 टू 90 एंगस्ट्रॉम इसकी जो मोटाई होगा, है ना, और ये चिकना होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम जो है नहीं प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है दोनों मेम्ब्रेन के मध्य आपका 15 नैनोमीटर का स्पेस होता है। इसको एंगस्ट्रॉम के देखें तो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी जो है वो मोटाई इसमें होता है, स्पेस वहाँ पर वो होते हैं। अब इसमें हम लोग बात करें न्यूक्लियर पोर की, तो न्यूक्लियर पोर जो है आपका न्यूक्लियर पोर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर स्थान स्थान पर जो है पोर पाया जाता है, जिसका न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि आपका 10 से जो है 100 नैनोमीटर इसकी जो होगा। और यह जो है पोर पूरी तरह से जो है खुला नहीं होता, ये जो पोर है वो पूरी तरह से खुला नहीं होगा। अगर पूरी तरह से खुला हो गया तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सिंग हो जाएगा, इसलिए पूरी तरह से उसमें खुला वो नहीं होता है। तो उस पोर पर जो है आपका न्यूक्लियर पोर पर जो है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की बनी जो है एक प्लग प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की बनी एक न्यूक्लियोप्लाज्मिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके प्लग वहां पर पाया जाता है। प्लग मतलब कपाड़ बोल सकते हैं, झिल्ली, जिसको बोलते हैं आपका एन्युलस या ब्लेब के नाम से इसको जानते हैं, एन्युलस या ब्लेब इसको भी कहते हैं। तो अब इसमें हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो न्यूक्लियर पोर प्लस एन्युलस को बोलेंगे हमारे पास पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। तो अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, पोर कॉम्प्लेक्स। किसका पोर है कॉम्प्लेक्स है, जब हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, तो इसको हाफ हाफ बनाते हैं इस तरह से, ऐसा बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप बीच बीच में आपको कहीं कहीं पर आपको गैप मिल रहा है, इस तरह से इसमें गैप बना, ऐसा इसको बना दिए, तो ये गैप बना है, ये गैप बना है, ये गैप है, ये गैप है। तो ये गैप जो है पूरी तरह से फ्री नहीं रहता, इसमें आपके कुछ चीजें पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे पास प्रोटीन का कोड रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जो कि एक प्रकार का पोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो न्यूक्लियर पोर प्लस जो है एन्युलस को बोलेंगे क्या हमारे पास, पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और पोर कॉम्प्लेक्स जो है आपका फ्री न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर जो है रोक लगाता है। फ्री न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्मा का मिक्सअप हो जाएगा, उससे रोक लगाने का काम करेगा। और भीतरी झिल्ली के नीचे जो है आपका लैमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, जिसे आपका न्यूक्लियर लैमिला कहते हैं। जो हमारे पास ये रहा स्ट्रक्चर, अब इस फिर से आते हैं इसमें, ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका इंटरनल जो एरिया है वहाँ पर जो है कि लैमिन प्रोटीन पाया जाता है, इसको बोलते हैं लैमिला कहते हैं। तो लैमिला इसमें स्ट्रक्चर इसके जो है पास में पूरा इस तरह से इसमें प्रेजेंट वो जो है वो होता है, ऐसा लैमिला इसमें पाया जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद इसमें देखते हैं इसका फंक्शन, ये जो लैमिला है इसका क्या फंक्शन है। तो ये जो है क्रोमोसोम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकाता है। जो क्रोमोसोम रहता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकाने का काम कौन करेगा, तो यही न्यूक्लियर लैमिला करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ग्रोथ में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें करता है वो, ठीक है। आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे पूरा डायग्राम में। तो देखिए ये हमारा पूरी तरह से इसका मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके ऊपर जो है आपके पोर कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं पोर कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो है पोर कॉम्प्लेक्स मतलब ये एनुलस है, यानी कि ये ब्लेब यहाँ पर हमने लिखे हैं एनुलस है ये। तो इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है, उसके द्वारा वो कवर्ड है, इसलिए आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर हमने पूरी तरह से और इसको बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं इधर का जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन लिखे हैं। फिर ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच आपके ब्लेब पाए जाते हैं। ब्लेब ये रहा ब्लेब इसका, और इसी के थ्रू जो है वो कुछ चीज़ों का इसमें जो है वो सर्कुलेशन वो करेगा। साथ साथ आप इसकी जो है मोटाई को भी इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 100,000 एंगस्ट्रॉम इसका जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा आप स्ट्रक्चर को इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका जो कैसा है, ये जो है इसी को हमने काट कर यहाँ पर शो किए हैं। तो दोनों को आप इसमें देख सकते हैं कैसा वो दिखाई इसमें देता है। साथ साथ आपको इस तरह से इसमें भी अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसा इसमें वो बना हुआ है, न्यूक्लियर पोर वगैरह कैसे इसमें बने हैं आपको दिखाई दे रहा है। और आपको और देखना है तो ये रहा हमारे पास, तो ये आप इसमें और देख सकते हैं। देखो यहाँ पर है आपके आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर आपके राइबोसोम चिपके हैं, यहाँ पे इसमें देख सकते हैं राइबोसोम चिपके है। यह है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो है आपका राइबोसोम, इंटरनल में आपका जो है फाइब्रस लैमिला है। तो लैमिला तो होते हैं इसमें, ठीक है। अभी पढ़े हमने कि लैमिला जो है क्रोमोसोम को चिपकने में हेल्प करेगा, हम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट में भी। और ये हमारे पास पोर कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी तरह से इसमें जो है पोर कॉम्प्लेक्स है, ये पोर कॉम्प्लेक्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके थ्रू कुछ चीज़ों का जो है आवागमन इसमें होगा, कुछ चीज़ें आएगा भी और कुछ चीज़ें जाएगा भी, इस तरह से इसमें होगा आवागमन इसका होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, ये बड़ा कर देते हैं इसको। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को आप लोग जानते हो कैरियोलिम्फ कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस झिल्ली के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर या केंद्रक मेम्ब्रेन के या केंद्रक झिल्ली के अंदर जितना भी तरल पदार्थ पाया जाता है वो सारा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कैरियोलिम्फ लिखे हैं, तो कैरियोलिम्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो है कणिकीय पारदर्शी फ्लूइड होता है, तो कणिकामय होता है लेकिन पारदर्शी भी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है। क्या क्या महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं अब इसको हमको देखना है। ध्यान रहे ना आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि आपका सीधा सा कि केंद्रक झिल्ली के अंदर जितना भी पदार्थ रहेगा वो सारा चीज न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। जैसे कि आपका जो है आर्जिनिन हो गया, आपका जो है लाइसिन हो गया और हिस्टिडीन हो गया और फास्फोप्रोटीन हो गया। तो ये सारे चीज़ इसमें जो है वो पाया जाता है प्रोटीन के रूप में। साथ साथ इसमें मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में क्या है आपके जो है फास्फोरस होता है, पोटेशियम होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं। तो ये सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट जो है वो होता है। अब साथ साथ इसमें हम लोग बात करें थोड़ा सा कि एंजाइम, क्या क्या एंजाइम होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एवं जो है आपका NAD सिंथेटेस एंजाइम होगा। साथ साथ इसमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइम होगा। फिर है आपका एडिनोसिन डाइएमिनेस होगा। फिर है न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस और है आपका ग्वानियस एंजाइम। साथ साथ इसमें जो है आपका क्रोमेटिन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो क्रोमेटिन फाइबर कैसे होगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं क्रोमेटिन के फाइबर्स, ठीक है, जो हमने अभी देखे थे धागानुमा संरचना। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोलस, ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब हमको देखना है इसमें न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो केंद्रिका क्या होते हैं इसको देखना है। तो केंद्रिका की जो खोज है आपका फोंटाना ने किया था सन 1781 में किया था, ठीक है। फोंटाना ने किया 1781 में। और न्यूक्लियोलस नाम इसको जो है वो दिया गया था आपका बोमेन ने दिया था सन 1840 में इसको दिया। न्यूक्लियोलस की खोज जो फोंटाना ने किया था सन 1781 में, एवं जो इसको नामकरण कब हुआ हमारे पास जो है 1840 में इसका नामकरण इनको दिया गया था, ठीक है। और ये झिल्ली रहित रचना होती है, इसमें कोई भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता। पोजीशन की बात करें तो ये जो है क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलस संगठन क्षेत्र पर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम का कुछ कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जिसके संगठन क्षेत्र पर ये पाया जाता है, कुछ कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जिस पर ही होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो है ह्यूमंस में लगभग आपका ह्यूमंस के अंदर
23 पेयर्स ऑफ इसमें क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस के अंदर। तो इसमें सभी में वो नहीं पाया जाता, कुछ कुछ में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे 13वें पे, 14वें पे, 15, 21वें और 22वें क्रोमोसोम पर आपके न्यूक्लियोलस पाया जाता है, यानी कि केंद्रिका जो है इसमें प्रेजेंट होता है, कि और किसी पे नहीं पाए जाते हैं। और एक न्यूक्लियस के अंदर जो है एक न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही केंद्रिका वहाँ पर पाया जाता है। अपवाद स्वरूप जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं अपवाद रूप में, तो उभयचर में जो एक केंद्र के अंदर 2000 न्यूक्लियोलस हो सकता है, वो अपवाद है, वो बहुत कम केसेस में है। तो हम अधिकतर जो सेल्स उसमें तो नहीं पाया था, जो कम है अपवाद है उसमें पाए जाते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। तो डीएनए होगा, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर जो है वो बने हुए इसमें होते हैं। अब इसमें बात करें तो राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, इसी के द्वारा क्या होगा, राइबोसोम का सिंथेसिस होगा। भाई राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है मतलब कि आरएनए का भी इसमें सिंथेसिस जो है इसमें होगा। अब अपने को देखना है इसमें स्ट्रक्चर देखना है, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इसका जो है स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो इसमें सबसे पहले पाया जाता है हमारे पास एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है। एमॉर्फस मैट्रिक्स तो आपको यहाँ पर आप डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। तो एमॉर्फस मैट्रिक्स इसमें कैसे पाए जाते हैं, तो देख सकते हैं इसके चारों ओर जो है पूरा मैट्रिक्स इसमें घिरा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा जो है इसका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कैसा बना है अब इसको देखेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। तो हमने यहाँ पर लिखे एमॉर्फस मैट्रिक्स में न्यूक्लियोप्लाज्म का होमोजीनस भाग होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो है होमोजीनस भाग होता है ना, जिसमें प्रोटीन के कण एवं जो है धागे निलंबित रहते हैं। प्रोटीन के कण भी रहेगा और धागे भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके जो है प्रोटीन को जो है पेप्सिन एंजाइम द्वारा जो है विघटित किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। एमॉर्फस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन पाए जाएंगे उसको पेप्सिन एंजाइम के थ्रू जो इसको विघटित किया जा सकता है। इसमें धागे भी पाए जाते हैं, यानी कि थ्रेड्स भी इसमें होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई वो दे रहा है कि यह है इसमें। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो है आपका फाइबर्स भी है, ये आप देख सकते हैं फाइबर्स हैं, जो है ग्रेन्यूल्स भी है ना। और ये जो है आपका पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, और साथ साथ इसमें जो है आपका इंटर न्यूक्लियर क्रोमैटिन, यानी कि अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ है तो इसको इंटर न्यूक्लियर बोल दिया है, और बाहर की ओर है उसको ले, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया हमारे पास, पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। क्योंकि इसमें जो है आपका झिल्ली तो नहीं पाया जाता, इसके चारों ओर जो है आपका झिल्ली नहीं होता, एब्सेंट होता है, वरना ये इस तरह से इसमें झिल्ली और ऐसा पाया जाता है। लेकिन इसके झिल्ली जो है नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो है सीधा से इसमें क्या पाया जाएगा आपका पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन एंड जो है इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरी का मतलब है बाहर की ओर रहेगा उसको पेरी, और इंटर अंदर की ओर होगा उसको इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स में आपके दो चीजें होगा, फाइब्रस एंड जो है ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसमें और लिखे हैं आगे, इसमें देखो कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर आपका ग्रेनुलर प्रोटीन। तो ग्रेनुलर प्रोटीन जो है इसमें प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। ये जो प्रोटीन का बना रहेगा साथ साथ आरएनए का बना होगा। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोटीन बना मतलब राइबोसोम उसमें होगा। साथ साथ इसमें जो है इसका व्यास कितना होता है, तो इसका 150 से 200 एंगस्ट्रॉम इसका जो है व्यास वाले वो होते हैं। फाइबरस प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो है आपका राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स होते हैं। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं जो कि 80 एंगस्ट्रॉम वाले तंतुओं से बना होता है, जो कि आपका ग्रेनुलर होगा मतलब गोलाकार आकृति होंगे, व्यास वाले होंगे, और तंतुमय मतलब कि जो है वो लंबाकार होगा। तो इसमें जो है तंतुवत होते हैं, छड़ाकार या लंबाकार उसमें होते हैं। साथ ही इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स कैसे होते हैं, देखो धागों से बना क्रोमैटिन तंतु इसमें जो है वो रहता है। तो जो है क्रोमैटिन शब्द आपका फ्लेमिंग ने ही दिया था इसको, ठीक है। फ्लेमिंग में जो है फ्लेमिंग ने इसको क्षारकीय अभिरंजकों से या जो है अभिरंजित करके इन्होंने देखा था। क्षारकीय अभिरंजकों से इसको करके जब देखा गया तो दो प्रकार के हमारे पास इसमें क्रोमोसोम या क्रोमैटिन हमको प्राप्त इसमें होता है। जब इसको फ्लेमिंग के द्वारा अभिरंजित किया गया, जैसे किसी चीज को हमको कलर करना है तो कलर करेंगे, स्टैनिंग करेंगे, तो स्टैनिंग के बेसिस पर जो हमारा क्रोमोसोम रहता है या क्रोमैटिन रहता है, दो प्रकार के इसमें क्रोमैटिन हमारे पास पाए जाते हैं। पहला जो रहता है हमारे पास उसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन, और दूसरा हमारे पास रहता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। यू क्रोमैटिन जो रहता है हमारे पास हल्का अभिरंजित होता है, या इसी को हमारे पास लाइट बैंड के रूप में जानते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे उसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम तो वहां पर आएगा आपका लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। तो लाइट बैंड युक्त रहता है हमारा क्या, यू क्रोमैटिन, और हेटेरोक्रोमैटिन आपका गहरा अभिरंजित रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क बैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो यू क्रोमैटिन होता है वो केंद्र भाग पर पाया जाता है, अधिकतर जो है केंद्र भाग पर पाए जाएंगे, आपको याद रहेंगे। और ये जो है अधिकतर परिधि की ओर रहेगा, जैसे कि हमारा न्यूक्लियोलस है मान लो जाए,
तो इसके केंद्र भाग की ओर, इधर की ओर, अंदर की ओर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास यूक्रोमेटिन, और इधर परिधि की ओर जो रहेगा चिपका हुआ इधर ऐसा, वो रहेगा हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में वो रहेंगे। साथ साथ जो है यूक्रोमेटिन जो है जेनेटिकली एक्टिव रहता है। जेनेटिकली एक्टिव मतलब कि जो है गुणों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो है जेनेटिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये जो है अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन का मतलब होता है आपका सीधा सा कि जो हमारे पास डीएनए पाए जाते हैं, तो डीएनए से आपका क्या बनाना है, हमको एमआरएनए बनाना है। तो एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आपका यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आज का पूरा डिटेल। इसमें हमने न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियोलस भी पढ़े एवं जो है न्यूक्लियस को भी पढ़े। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।